नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे वज्र, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 30 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। विजय की तरफ बढ़ रहे हमारे कदम पीछे हटने को मजबूर हो गए हैं। आप खुद ही देख लीजिए। यही तो मैं चाहता हूँ। ओह, ये तो मायावी आक्रमण है युवराज। अब तो तुम्हें ही जाना होगा युवराज, क्योंकि इस भावी युद्ध का सामना केवल तुम ही कर सकते हो। मैं खुद भी यही सोच रहा था। बढ़ चला वज्र रणभूमि की तरफ। पत्थर ग्रह ने आज तक पराजय का मुंह नहीं देखा। ठहाका लगा उठा पोखर। अब बनूंगा मैं पूरे ब्रह्मांड का सम्राट। वर्षों के इंतजार के बाद आज मौका लगा है रक्तमणि हासिल करने का। रास्ता रोक लिया दोनों प्रहरियों ने पोखर का। ठहरिए, ये सम्राट का विशेष कक्ष है। आप इस कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। जवाब में चला पोखर का शस्त्र। आज तो स्वयं भगवान भी मुझे नहीं रोक सकता। हैं? खून खौल उठा दूसरे प्रहरी का। दुष्ट, अपने जीते जी मैं तुझे इस कक्ष में प्रवेश नहीं करने दूंगा। तो मैं ही तुझे कब जीने का मौका दे रहा हूं। उस विशेष कक्ष का द्वार पोखर की ठोकर भी नहीं सा पाया। भड़ाक। लेकिन जैसे ही पोखर ने उसमें प्रवेश किया, वूं वूं, मैं जानता था कुछ ऐसा ही होगा। खतरे का सायरन सुनकर पहरेदारों में सनसनी फैल गई थी। ओह, कोई महाराज के विशेष कक्ष में घुस गया है। हमें उसे रोकना होगा। ओह, द्वार तो टूटा पड़ा है। चलो भीतर से देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि प्रहरी कक्ष में प्रवेश करते मौत झपट पड़ी उन पर। खचाक खच। पल भर में ही लाशों के ढेर लग गए थे वहां। इधर पोखर। सम्राट तथा वज्र के वापस लौटने से पहले ही मुझे रक्तमणि लेकर ये ग्रह छोड़ देना है। जल्दी। आहा, रक्तमणि। जैसे ही उसने रक्तमणि को उठाया, धड़ाम बड़ाम कर बुरी तरह अफरा तफरी मच गई पत्थर ग्रह पर। धड़ाम। भागो भागो, प्रलय आ गई। भागो, बचाओ, हाय। उधर वज्र कंकालों को नष्ट करने में लगा था। धड़ाम बड़ाम। लेकिन कंकालों की गिनती कम होती नजर नहीं आ रही थी। अचानक चीख उठे सम्राट स्टेनो। युवराज, पहले इन कंकालों की उत्पत्ति के स्रोत को खत्म करो। बड़ाम। ठीक कहा है पिताश्री। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बम। खुशी से दमक उठा था सम्राट स्टेनो का चेहरा। वाह। तभी ओह, कोई रक्तमणि वाले कक्ष में जा पहुंचा है। वुर्र। तुरंत ही वज्र के नजदीक जा पहुंचे सम्राट स्टेनो। युवराज, कोई हमारे विशेष कक्ष में प्रविष्ट हो चुका है। अगर रक्तमणि पत्थर ग्रह से बाहर चली गई तो हमारा ग्रह तबाह हो जाएगा। अतः रक्तमणि की रक्षा के लिए फौरन अपने ग्रह लौट जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। महल में बिखरी अनगिनत सिर कटी लाशें देखकर आंखें दहक उठी वज्र की। किसने किया है ये सब? किसने पाट दिया है महल को लाशों से? जवाब में महल के नक्काशीदार खंबे की ओट से बाहर निकला सहमा हुआ यह सैनिक। वैज्ञानिक पोखर ने की है ये हालत, और वो रक्तमणि ले जाने में सफल हो गया है युवराज। मैं भी रक्तमणि की रक्षा हेतु अपना सिर कटा देता, लेकिन जिंदा रहा सिर्फ आप तक या सम्राट तक ये खबर पहुंचाने के लिए। मुझे क्षमा करें युवराज, मैं रक्तमणि की रक्षा नहीं कर सका। पोखर, तू चाहे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में छिप जाए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूं हत्यारे। उधर रक्तमणि प्राप्त कर पोखर पत्थर ग्रह छोड़ चुका था। रक्तमणि के बल पर अब मैं पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनूंगा, और पत्थर ग्रह 30 दिन के भीतर तहस नहस हो जाएगा। न स्टेनो बचेगा न वज्र, क्योंकि पत्थर देवता ने उन दिनों यही कहा था, जब पूरे पत्थर ग्रह पर एकाएक ही ज्वालामुखी फटने लगे थे। बड़ाम बुम। ज्वालामुखी के दहकते लावे से पहाड़ मोम की तरह पिघलने लगे थे। बड़ाम।
पत्थर हमारा आहार है। अगर इसी तरह पहाड़ पिघलते रहें तो हमारे भोजन के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। हमारे ग्रह पर फैली पहाड़ी श्रृंखला को ज्वालामुखी के दहकते लावे से बचाने के लिए अब आपको पत्थर देवता का आवाहन करना पड़ेगा। ठीक है, हम आज ही पत्थर देवता का आवाहन करेंगे। उसी रात पत्थर देवता का आवाहन किया गया। ओम पत्थर देवताय नमः। शीघ्र ही देवता ने दर्शन दिए। हे देवता, हमारी रक्षा कीजिए, वरना कुछ ही दिनों में पूरा पत्थर ग्रह भूखों मर जाएगा। तुम्हारी चिंता उचित है वत्स। अगले ही पल फटा देवता का सीना। लो वत्स, जब तक ये रक्तमणि पत्थर ग्रह पर रहेगी पत्थर ग्रह खुशहाल रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि ये मणि पत्थर ग्रह से बाहर गई तो ठीक 30 दिन के बाद ये ग्रह तबाह हो जाएगा और तबाही की पहली निशानी होगी ज्वालामुखियों का फटना एवं पर्वतों का पिघलना। तब पत्थर ग्रह तो खुशहाल हो गया था, लेकिन मेरे मन में पनपने लगी थी एक योजना। अगर रक्तमणि मेरे हाथ लग जाए तो मैं समस्त ब्रह्मांड पर राज कर सकता हूँ, और आज मैंने अपनी चालाकी से रक्तमणि को पा ही लिया। इधर वज्र ने पोखर द्वारा दी गई मानसिक शक्ति का प्रयोग किया पोखर का पता लगाने में। चौंक उठा पोखर। ओ, वज्र की मानसिक शक्ति! निश्चय ही अब वज्र मेरा पीछा करेगा। अपनी गति और तेज कर लूं। पोखर का सोचना सही था। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा दुष्ट पोखर, जल्द ही। देशद्रोही, तेरा जिंदा रहना पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा हो सकता है। ले मर। उफ! लेकिन साहब बचा गया पोखर स्वयं को। सू! बचने के साथ ही पोखर ने किया अपना प्रहार। ये हार्ड स्टोन तेरे जिस्म को कई टुकड़ों में बांट देंगे। लेकिन वज्र को परास्त करना इतना आसान नहीं था। चटाक भड़ाम! अचानक एक तेज उड़ान भरी वज्र ने। ओह, अगर वज्र मुझसे टकरा गया तो मेरा सारा जिस्म पिघल जाएगा। मुझे रक्षा कवच ओढ़ लेना चाहिए। और जब तक वज्र उससे टकराया तो अपने आप को सुरक्षित कर चुका था वो। धाड़ चिटाक! करारी शिकस्त मिली थी वज्र को। शीघ्र ही संभाला वज्र ने स्वयं को। उफ! सुरक्षा कवच ने तो मुझे बेदम ही कर दिया। एकाएक चौंक पड़ा वज्र। ओह, रक्तमणि का प्रयोग कर रहा है पोखर। अब तेरा जिंदा रहना खतरनाक है वज्र। अगर रक्तमणि की किरणें मुझसे टकरा गई तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बस अब तो रक्तमणि के वार को विफल करने का एक ही तरीका है। अगले पल युवराज वज्र का अंग अंग बिखरने लगा। बेशक खत्म नहीं हुआ तू, लेकिन तेरी ये स्थिति भी मौत जैसी ही है। अब सारी उम्र यूं ही पत्थरों में बटा रहेगा तू। और आज आपने मेरे अंगों को जोड़कर मुझे पुनः मेरा रूप लौटाया है। अगर रक्तमणि 30 दिन में पत्थर ग्रह नहीं पहुंची तो पत्थर ग्रह तबाह हो जाएगा। अतः अपने ग्रह को बचाने के साथ साथ मुझे पिताश्री को भी बचाना है। मैं अभी मानसिक तरंग शक्ति का प्रयोग करके उसका पता लगाता हूँ। जैसे ही वज्र ने मानसिक तरंगों का प्रयोग करना चाहा, ओह, मेरी मानसिक तरंगे तो काम ही नहीं कर रही है। ऐसा शायद पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हो रहा है। लेकिन चिंता मत करो वज्र, पोखर जैसे दुष्ट बहुत जल्दबाज होते हैं। देख लेना, शीघ्र ही वो कोई दुष्टता करेगा। तब तुम्हें उसका पता चल जाएगा। यदि तब तक तुम चाहो तो मेरे साथ त्रिखंड देश चल सकते हो। पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा महाराज द्रुपद का। कहीं दुष्ट नुपुरसेन के कारण महाराज द्रुपद को आत्महत्या ना करनी पड़े। मैं कुछ समझा नहीं रिसीवर। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। नुपुरसेन एवं घुंगरा नुपुर देश के राजा कालघंट के पुत्र थे और महाराज द्रुपद त्रिखंड देश के शासक। ऊपर से देखो तो एक त्रिकोण सा नजर आता है त्रिखंड देश, जबकि वास्तव में ये सागर में पर्वतों के 3 विशाल खंडों को जोड़कर बनाया गया है।
एक दिन जब नुपुर देश के महाराज कालघंट ने नुपुर सेन को राजमुकुट सौंपना चाहा। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र घुंगरा? पिताश्री, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। घुंगरा के चेहरे पर घृणा के भाव थे। क्या मैं नुपुर से किसी मुकाबले कम हूं? फिर जुड़वा भाई हूं उसका, अतः राजगद्दी पर मेरा भी उतना ही हक है जितना उसका। इसलिए आप मेरा राज तिलक करें। क्रोधित हो उठे कालघंट। घुंगरा, नुपुर सेन ने बात संभाली। क्रोधित ना हो पिताश्री, घुंगरा ठीक कह रहा है। अब मैं तभी राज तिलक कराऊंगा जब घुंगरा भी किसी राज्य का राजा बनेगा। मगर ये नालायक राजा बनने योग्य नहीं है। कुछ भी कहिए, अब मुझसे पहले राजा बनेगा घुंगरा। हम किसी देश पर आक्रमण कर उस पर अपना शासन कायम करेंगे। अगले ही दिन नुपुर सेन एवं घुंगरा फौज लेकर चल पड़े। भैया नुपुर, मुझे माफ करना, मैंने आपको न जाने क्या कह डाला। कैसी बात करते हो घुंगरा? तुम्हारे लिए मैं एक राज्य तो क्या, सारा संसार जीतकर उसका सम्राट बना दूंगा तुम्हें। सामने पड़ने वाला राज्य त्रिखंड ही था। हमला, धावा बोल दिया उन्होंने त्रिखंड देश के एक खंड पर। भयंकर जंग छिड़ी द्रुपद के सैनिकों एवं नुपुर सेन घुंगरा की फौजों में। खच, खत्म कर डालो सबको। जब यह सूचना त्रिखंड देश के तीसरे खंड में बने राजमहल तक पहुंची, क्या नुपुर देश का हम पर हमला? चल पड़े महाराज द्रुपद भी पूरे दल बल सहित। मुझे नुपुर देश के राजा कालघंट से ऐसी उम्मीद ना थी। पर तब तक त्रिखंड देश का एक खंड चुरा कर ले जाने में सफल हो गई थी नुपुर सेन एवं घुंगरा की फौज। जल्दी चप्पू चलाओ, जल्दी चप्पू चलाओ। भैया, घुंगरा राज्य पसंद आया। क्यों नहीं नुपुर? ये एक ही खंड हमारे पूरे नुपुर देश जितना बड़ा है। और द्रुपद जब वहां पहुंचे तो त्रिखंड राज्य के सिर्फ 2 खंड रह गए थे। उफ, ले गए वे हमारे राज्य चुराकर। उधर घुंगरा बना त्रिखंड देश के उस खंड का राजा। आज से इसे घुंगर देश कहा जाएगा। इधर लाख कोशिश करने पर भी महाराज द्रुपद को विफलता मिली थी। महाराज, हमारे सैनिक चारों तरफ से लौटकर आ गए हैं। तीसरे खंड का कहीं पता नहीं चला। जाने कहाँ ले गया घुंगरा उसे। उफ, इधर जनता हमारी योग्यता को शक की नज़रों से देख रही है, इधर ये नाकामयाबी की खबर। फिर एक दिन स्वयं नुपुर देश जाकर कालघंट से मिले द्रुपद। आपके पुत्रों ने हमारा राज्य चुरा लिया है। माफ करना द्रुपद, मेरे पुत्रों को मुझसे मिले बहुत दिन हो गए हैं। वे ना जाने कहाँ हैं। जैसे ही वे आएंगे मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलवा दूंगा। वे नहीं जानते कि मैं और तुम पुराने मित्र हैं। कुछ ही दिनों बाद कालघंट बेहाल से स्वयं आए महाराज द्रुपद के पास। मित्र कालघंट, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? मैंने अपने पुत्रों को बहुत समझाया मित्र, पर वे ना तो तुम्हारे राज्य वापस करने को तैयार हैं और ना ही ये बताने को कि वे राज्य कहाँ ले गए हैं। अतः आत्मगलानी से भर मैंने जहर खा लिया और सोचा कि मरने से पूर्व तुम्हें आखिरी सूचना दे दूं। मित्र की बाहों में मित्र ने दम तोड़ दिया। नहीं कालघंट! और तब महाराज द्रुपद ने स्वयं बुलाया मुझे। गुरुदेव, अब आप ही कुछ कीजिए, वरना मेरे पास भी आत्महत्या के सिवाय कोई चारा नहीं रह जाएगा। तब मैंने यज्ञ का आयोजन किया नुपुर सेन एवं घुंगरा को समाप्त करने के लिए, लेकिन कहकर सारी बात बता दी बालिकज ने। सारी बात सुनकर, ऋषिवर, आपने मुझे नया जीवन दिया है, अतः इस नए जीवन की शुरुआत मैं महाराज द्रुपद की समस्या हल करने से ही करूंगा। दंभ और कुंभ यानी घमंड और क्रूरता के प्रतिरूप। भाई दंभ, हमारे प्राण इस चट्टान में है। अगर कोई ये चट्टान खिल खिल कर दे तो क्या हम भी खिल खिल होकर मर जाएंगे? पर ऐसा कोई नहीं है इस धरती पर जो ये कर सके। अब तक तो कोई नहीं था, पर अब है शायद। दंभ कुंभ, इधर देखो, तुम्हारा काल आ गया है।
ऋषि के बताए हुलिये के अनुसार यही है दंभ और कुंभ। बड़ी मुश्किल से खोज पाया हूँ इन्हें मैं आज। दोनों साथ साथ पलटे और चौंक पड़े। कौन है ये? इसी से पूछ लेते हैं। कौन है भाई तू? वज्र। वज्र का स्वर वज्र सा ही कठोर था। और अब चुपचाप बता दे घुंघरा कहाँ है, वरना क्या कर लोगे। छोटा सा परिचय दिया अपनी शक्ति का वज्र ने। इसी तरह इस चट्टान को भी चकनाचूर कर दूंगा। कर कड़ाक। दंभ ने तुरंत चली एक चाल। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, यही तो हमारा घर है। घुंघरा का पता एक पत्थर पर लिखा है, मैं अभी वो पत्थर ला कर देता हूँ। दंभ जा घुसा चट्टानी गुफा में। फौरन ही गुफा से फेंकी गई एक चट्टान। घर सर धड़ आ धोखा। परंतु गिरते ही वज्र ने घातक किरणों से उड़ा दी आधी चट्टान। कड़ाक। सपने में भी इस फूर्ति की आशा ना की थी दंभ कुंभ ने। पल भर में ही वे भी आधे रह गए थे। हमारा आधा जिस्म ऐसे गायब हो गया जैसे आधी चट्टान गायब हो गई है। गरज उठा वज्र। अब मैं पूरी चट्टान ही उड़ा देता हूँ। नहीं नहीं, हम बताते हैं। तब भी वज्र ने दया नहीं की। वज्र घायल सांप को जिंदा छोड़ने की मूर्खता कभी नहीं करता। कर्ण फोड़ धमाके से उड़ गई चट्टान और चीथड़े बिखर गए धरती के छाती पर दंभ कुंभ के। इधर द्रुपद आत्मग्लानि से भरे खड़े थे। एक राजा होकर भी मैं अब तक अपने राज्य का खोया हिस्सा ना ढूंढ सका, अतः अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। लगा दी उन्होंने बुर्ज से छलांग। हे ईश्वर, मेरी आत्मा को अपने चरणों में जगह देना। ईश्वर के चरणों में पहुंचने से पूर्व ही दो हाथों में जगह मिल गई उन्हें। कौन हो तुम? क्यों बचाया मुझे? जवाब बालिकज ने दिया। ये वज्र है। उछल पड़े महाराज द्रुपद बालिकज को भी मौजूद देख। गुरुदेव, आप यहाँ? हाँ राजन, ये युवक वज्र है जो आपके दो शत्रुओं दंभ और कुंभ को मार चुका है। सारी बात बताते चले गए बालिकज। सुनकर द्रुपद के निराश भरे चेहरे पर चमक उभर आई। सच? दंभ एवं कुंभ मारे गए? हाँ राजन, आप आत्महत्या जैसा कदम ना उठा लें, इसी डर से पहले हमें यहाँ आना पड़ा। महाराज, अब आपके बाकी शत्रुओं की बारी है। मैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही अब यहाँ से अपने गृह प्रस्थान करूंगा। एक तरफ मुकाबले के लिए थे महाराज के शत्रु, तो दूसरी तरफ था पोखर, वज्र का सबसे प्रबल शत्रु। पत्थर ग्रह तो रक्तमणि के न रहने से स्वयं ही तबाह हो जाएगा, लेकिन अभी मैं सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर कब्जा करके ये प्रदर्शित नहीं करना चाहता कि रक्तमणि मेरे पास है। अतः क्यों न पृथ्वी ग्रह का विजेता बना जाए सबसे पहले। और जिस राज्य पर पहले पड़े उसके कदम, वो था नुपुर देश। अगर इस तबाही से बचना चाहते हो तो जाकर अपने राजा से कहो, मेरे चरण छूकर मुझे अपना राजा मान ले। रक्तमणि का दुरुपयोग कर नुपुर देश की जनता पर बुरी तरह कहर ढा रहा था पोखर। चैन की नींद लेने वाला नुपुर देश बेचैन हो उठा। क्या हमारे राज्य में आतंक? हाँ, और ऐसा आतंक जिसका सामना शायद तुम और घुंघरा भी नहीं कर सकते। तो फिर नीति यही कहती है कि शत्रु शक्तिशाली हो तो उसे मित्र बना लो और उसे दूसरे शक्तिशाली शत्रु से भिड़ाकर खत्म कर डालो। लेकिन दूसरा शक्तिशाली शत्रु कौन है? वज्र, जिसने दंभ एवं कुंभ जैसे भयंकर शैतानों का अंत कर दिया। अब शीघ्र ही वो हम पर हमला भी करेगा। और फौरन ही नीति पर अमल किया था नुपुर सेन ने। अब आप हमारे राजा हैं, हम आपके सेवक। अगले दिन नुपुर सेन द्रुपद के सामने था। हम आपका राज्य लौटाने को तैयार हैं, पर एक शर्त है। क्या? शर्त सुनकर वज्र का चेहरा खिल उठा। क्या? पोखर तुम्हारे राज्य पर कब्जा किए है? मन की मुराद पूरी हो गई मानो उसकी। तब तो समझ लो कि उसका अंत हो गया। पर पोखर को पता ना चले कि ये बात तुम्हें हमने बताई है। उड़ चला वज्र। सो पोखर, मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। इधर पोखर क्रूरता का खेल खेल रहा था एक अन्य राज्य विराटनगर में।
अगर अपने राजा को मेरी अधीनता स्वीकार करा दो तो ही मौत का ये खेल रुक सकता है। कभी धधकते लावे की बौछार तो कभी आग का सैलाब। बचाओ। विध्वंस के इस तूफान का सामना करने से बेहतर झुकना पसंद किया था विराटनगर के राजा ने। बस करो, ये तबाही का तांडव मेरी निर्दोष जनता पर अपने जुल्म मत ढाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तभी उसके जुड़े हाथों को ऊपर उठा दिया एक हाथ ने। इस नीच पापी के आगे मत जोड़ो अपने हाथ। कौन हो तुम? पर जवाब निकला आश्चर्य से भरे पोखर के कंठ से। वज्र। हाँ, वज्र ही था वो, अड़िग चट्टान की भांति खड़ा। हाँ पोखर, जब गीदड़ के नसीब में मौत लिखी है तो लाख ना चाहने पर भी वो शहर की तरफ खींचा चला जाता है। और उसी तरह आज तेरे नसीब की मौत ने तुझे अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से उतार मेरे सामने यहाँ धरती पर ला खड़ा किया है। तो तू टुकड़े टुकड़े होकर यहाँ आ गिरा धरती पर, लेकिन मैं नसीब से नहीं, योजनाबद्ध तरीके से आया हूँ यहाँ। मैंने अपने दोनों शत्रु भिड़ा दिए। लगता था बिछड़े हुए दो शत्रु आज शत्रुता की आग ठंडी करके ही चैन लेने वाले थे। तेरा खात्मा अब नहीं हुआ तो अब तेरा खात्मा तब नहीं हुआ तो अब हो जाएगा वज्र। कड़ कड़ाक झुकाई दे, बेकार कर डाला उसका वार। रक्तमणि चुरा कर तूने जितनी लाशें बिछाई है उसका एक एक बदला लिए बिना मैं मर नहीं सकता पोखर। धड़ाक। ये सुन नुपुर सेन चौंक पड़ा था। रक्तमणि स्वयं में हुई चला गया उसका हाथ अपने पांव की तरफ। यही तो मैं जानना चाहता था कि आखिर क्या राज है पोखर की इस अपरिमित शक्ति का। आज पता चल गया ये राज, और ये चले अब मेरे घुंघरू दोनों युद्ध में उलझे हैं। यही मौका है। अभी भी एक दूसरे के खून से अपने हाथ रंगने में सफल नहीं हुए थे पोखर और वज्र। कड़ कड़ाक। अचानक एक विशालकाय घुंघरू का खुला मुंह वज्र की तरफ बढ़ा। अगले ही पल मुंह बंद हो गया घुंघरू का। टप। और यही हाल पोखर का भी हुआ, लेकिन हाथ बाहर रह गया था उसका। टप। तेजी से आ झपट कर रक्तमणि छीन ली नुपुर सेन ने। दर्द के मारे ये हाथ अंदर खींचे उससे पहले ही मणि हथिया लूं। अब मेरे दोनों शत्रु मेरी कैद में है और विनाश लीला मचा देने वाली रक्तमणि मेरे हाथ में है। इनका फैसला अब मैं अपने राज्य नुपुर में करूंगा। अगले दिन नुपुर देश के एक लंबे चौड़े मैदान में रखे थे दोनों विशालकाय घुंघरू, और आसपास बैठे थे अनेक देशों के बुलाए गए राजा महाराजा। स्वयं त्रिमूर्ति भी हैरान था यह सोचकर कि क्या करने जा रहा था नुपुर सेन। कुछ बताते क्यों नहीं तुम? गुरुदेव, पृथ्वी के समस्त राजा यहाँ आ चुके हैं। बस द्रुपद और आ जाए, पृथ्वी सम्राट बनेगा आज आपका शिष्य नुपुर। द्रुपद को भी बुलाया है। किस लिए? उसे अपने राज्य का चोरी हुआ तीसरा खंड चाहिए, इसीलिए। लो, आ गया द्रुपद भी। फिर हुआ ऐलान। समस्त उपस्थित राजाओं, त्रिखंड राज्य का एक खंड मैंने तथा घुंघरा ने मिलकर चुराया है। इन विशाल घुंघरुओं में से एक में कैद है द्रुपद का हितैषी और दूसरे में मेरा शत्रु तथा द्रुपद के हितैषी का भी शत्रु। अब मैं दोनों घुंघरू खोल रहा हूँ। वे दोनों दुश्मन आपस में लड़ेंगे। अगर द्रुपद का हितैषी वज्र जीत गया तो द्रुपद का राज्य वापस कर दूंगा मैं, और हार गया तो नहीं। पर ये दोनों इस मैदान में अपनी उड़न शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। निकलते ही खूनी नजरों से निहारा पोखर ने नुपुर सेन को। मेरी रक्तमणि वापस कर दे नुपुर। ऐसे नहीं, अगर तुम वज्र को मार दो तो तुम्हें सहर्षि सौंप दूंगा ये रक्तमणि। पोखर समझ गया कि शत्रु दोनों ही तरफ है, अतः फौरन बात मान ली नुपुर सेन ने। वज्र को तो मुझे वैसे भी खत्म करना है। कड़ कड़ाक। वज्र उछला और पोखर के सीने से जा टकराया। धड़। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए।
एकाएक वज्र ने आहिस्ता से कहा। पोखर, मैं इतना सब कुछ होने पर भी तुम्हें माफ कर सकता हूँ। क्या सच? हाँ, इतना तो तुम भी जानते हो, नुपुर रक्तमणि के विषय में जान गया है। अतः हम में से कोई भी हारे जीते, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात तो ठीक है वज्र, मैं भी रक्तमणि के हाथ से निकल जाने के बाद पछता रहा हूं कि क्यों करी मैंने महाराज स्टेनो से गद्दारी। यहाँ जो राजा इसने बुलाए हैं, उन्हें हमारी जंग समाप्त होते ही ये रक्तमणि के जरिए खत्म कर पृथ्वी का सम्राट बनने का ख्वाब देख रहा है। धाड़। अब सिर्फ दिखावे का युद्ध चल रहा था दोनों में। अगर तुमने मुझे सचमुच माफ कर दिया है तो मैं वैसा ही करूंगा वज्र, जैसा तुम कहोगे। मुझे खुशी है कि तुम्हारे दिल में से विद्रोह का बीज निकालने में सफल हुआ हूं। अगले ही क्षण वज्र को ऊपर उछाल दिया पोखर ने। अब तू नीचे आकर गिरेगा तो तेरी हड्डियां कड़कड़ा जाएगी। दिखावे के लिए कही थी पोखर ने ये बात। सबकी नजरें ऊपर हवा में कलाबाजियां खा रहे वज्र पर टिकी थी। नुपुर सेन की निगाहें भी ऊपर उठी हुई थी, इसलिए देख नहीं पाया वो क्या कर रहा था पोखर। ये बाढ़ से टूटा भाला काम आएगा। भाले के चमचमाते फल ने नुपुर सेन का सीना चीर दिया। आ! बेजान हाथों से छूटी रक्तमणि पांवों के पास बने चौकोर गड्ढे में गिर गई। वज्र द्रुत गति से पहुंचा नुपुर सेन के पास और चौंक पड़ा। रक्तमणि अभी अभी इसके हाथ में थी, अब कहाँ है? लाश भला क्या जवाब देती? राजाओं में सनसनी फैले उससे पूर्व भी बुलंद आवाज में वज्र ने सारी बात बता दी। और आपको यहाँ खेल देखने नहीं बल्कि आपकी जिंदगियों से खेलने के लिए बुलाया था नुपुर सेन ने। लगातार गिरती जा रही रक्तमणि दो हथेलियों पर जा गिरी। ये हथेलियां थी घुंघरा की। रक्तमणि पर लगा खून मेरे भाई नुपुर का है। किसने की मेरे भाई की हत्या? धरती का सीना फाड़ फौरन मैदान में निकला घुंघरा ने। भड़ाम! कौन है मेरे भाई नुपुर का हत्यारा? बहुत भयंकर सजा दूंगा मैं उसे। घुंघरा को देख द्रुपद चीख उठा। वज्र, यही है मेरे राज्य का चोर। बस इतना ही काफी था वज्र को हरकत में आने के लिए। बता, कहाँ छिपाया है तीसरा खंड? धाड़! लेकिन पूरा शैतान था घुंघरा। अगला बार ना कर दिया अगला बार ना करने दिया वज्र को। तो तू है द्रुपद का हिमायती, तब अवश्य ही तू ही होगा मेरे भाई का भी कातिल। कड़ कड़ाक! रक्तमणि की किरणों के घातक वार ने एक बार फिर बिखेर कर रख दिया वज्र को। चीख उठा पोखर। नहीं, मुझे वज्र को जोड़ना होगा। पोखर ने उन टुकड़ों को हाथ लगाया ही था कि घुघरा के हाथों में थमी रक्तमणि से निकली किरणों ने उसे पिघला कर रख दिया। आकाश का सीना फाड़ देने वाले ठहाके उबल पड़े घुंघरा के हलक से। आज यहाँ पृथ्वी के समस्त राजा मौजूद हैं और मेरे हाथ में है रक्तमणि। जो काम मेरा भाई अधूरा छोड़ गया उसे अब मैं पूरा करूंगा। सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चिंता की लकीरों से भर गया द्रुपद का माथा। ऋषिवर, क्या वज्र जिंदा हो सकता है? हो सकता है अगर कोई उसके टुकड़े अपने हाथों से जोड़ दे, लेकिन अगर किसी ने ऐसी चेष्टा करने के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाया तो घुंघरा रक्तमणि की किरणों से उसे खत्म कर देगा। अचानक वज्र के बिखरे शरीर के टुकड़े स्वयं ही जुड़ने लगे। देखते ही देखते खड़ा हो गया वज्र। अनेकों आंखों में जाग उठा आश्चर्य। वज्र जिंदा हो गया! ये कमाल था टमटम ग्रह के सम्राट सुखांडा का, जो नजर आ रहे थे वहां स्टेनो के साथ। पिताश्री, आप वो भी सुखांडा के साथ? वज्र, खत्म कर दो घुंघरा को। हाँ वज्र, सब बता देंगे, पर पहले शत्रु का अंत करो। हवा में लहराया वज्र का जिस्म। देख घुंघरा, तेरी मौत जिंदा हो गई है। जबरदस्त ठोकर से हिल गया घुंघरा। छूट गई हाथ से रक्तमणि। घुंघरा फौरन संभल कर झपटा, पर घुंघरा को मिली सिर्फ जमीन की धूल। तू एक नहीं सैकड़ों बार भी जिंदा हो जाएगा तो भी घुंघरा के हाथों मौत ही मिलेगी तुझे। घुंघरा
उठता उससे पूर्व भी ऐलान किया वज्र ने। पृथ्वी के समस्त उपस्थित राजाओं, ये मेरा नहीं आपका अपराधी है, अतः इसे सजा देने का हक मुझसे पूर्व आपका है। जिस राजा के पास जो हथियार था वही फेंकता चला गया। जिस्म खून से नहा गया घुंघरा का। आ, आ, इस अंतिम चीख के साथ ही प्राण पखेरु उड़ गए थे घुंघरा के। घुंघरा के मौत के साथ ही सागर के जल में मची एक भयानक उथल पुथल और ऊपर आने लगा त्रिखंड राज्य का तीसरा खंड, जिसे घुंघरा ने अपनी तिलस्मी शक्ति से छिपा रखा था। चकित रह गए महाराज द्रुपद। दंभ एवं कुंभ ने मुझे पहले ही बता दिया था। घुंघरा ने अपने ही राज्य नुपुर देश के नीचे छिपाया हुआ था आपका ये खंड, तभी तो पूरे सागर को टटोलने पर भी ना मिल पाया था ये आपको। आहा, हमारा खोया राज्य मिल गया, पर ये था कहाँ पे? महाराज, अब मैं स्वयं तीसरे खंड को आपके राज्य के बाकी 2 खंडों से जोड़ त्रिखंड राज्य पूरा करूंगा। जल्दी अपना वादा पूरा किया वज्र ने। फिर अब बताइए पिताश्री, आपने टमटम सम्राट सुखांडा को मुझे वो शक्ति देने पर कैसे मना लिया जिससे मैं स्वयं अपने टुकड़े जोड़ सकता हूँ? ये तुम्हें मैं बताता हूँ वज्र। स्टेनो के साथ जब मेरा युद्ध हो रहा था। दूत, ठहर स्टेनो। सुखांडा, जब मैं तुझे अपने दूत को मारने की सुखांडा, अब मैं तुझे अपने दूत को मारने की सजा देने जा रहा हूं। दूत, ठहरो स्टेनो। रास्ता रोक लिया दोनों प्रहरियों ने पोखर को। जहां के तहां रुक गए थे स्टेनो के हाथ। क्यों, मौत से डर लग रहा है? नहीं स्टेनो, मैं तो ये सोच रहा था कि ये आक्रमण तुमने हमारे राज्य पर कब्जा करने के लिए किया है। खैर, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास तुम्हारा कोई दूत नहीं आया था। क्या? उसी वक्त हमारे पास वो सैनिक आया जो तुम्हें पत्थर ग्रह के राजमहल में जिंदा मिला था। महाराज, वो चाल पोखर की थी। रक्तमणि हासिल करने के लिए युवराज वज्र स्वयं उन्हें सजा देने गए हैं। ओह, मुझे माफ करना सुखांडा, मुझे गलतफहमी हो गई थी। सैनिक की बातों ने हमारी सारी गलतफहमी दूर कर दी। बस तब से मैं और स्टेनो युद्ध बनकर तुम्हें और पोखर को हर ग्रह पर तलाश करते फिर रहे थे, और जब पृथ्वी पर आए तो तुम घुंघरा द्वारा एक बार पुनः टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। तब सुखांडा ने स्वयं वो शक्ति तुम्हें दी जिससे तुम स्वयं को टुकड़ों में बदलने के बाद स्वयं ही जुड़ सको। नतमस्तक हो गया वज्र। सम्राट सुखांडा, सचमुच महान है आप। जिस तरह तुम स्टेनो के पुत्र हो, उसी तरह मेरे लिए भी तुम पुत्र समान हो। अब हमें इजाजत दीजिए सम्राट द्रुपद। अभी कैसे वज्र? कुछ दिन आप लोगों को हमारी मेहमान नवाजी स्वीकार करनी पड़ेगी, और कुछ दिनों के लिए उन्हें ठहरना ही पड़ा महाराज द्रुपद के पास। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।